हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे आप सब। आज स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स क्लास 10th चैप्टर 1 लाइट। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं क्या है लाइट चैप्टर और क्या है इससे रिलेटेड वेरियस फिनोमिना। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम क्या है स्टूडेंट्स, लाइट। इसमें हम लोग जनरली दो फिनोमिना के बारे में पढ़ेंगे जो लाइट का रिलेटेड है, जो कि आपके कोर्स में है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो हम लोग जो पढ़ेंगे इस कोर्स में, ये जो क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट है, इसमें आपके जो कोर्स में अवेलेबल है वो क्या क्या है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इन्हीं के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये जो लाइट है, पहले इसके पीछे कुछ हिस्ट्री में हम लोग थोड़ा सा चलते हैं। उससे हिस्ट्री में जाने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि लाइट का जो मेजर रोल क्या है, ये करता क्या है, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली जो लाइट है स्टूडेंट्स, ये हमें देखने में मदद करता है, ये हमें हेल्प करता है किसी भी चीज को देखने में। अगर इसे आप एक एग्जांपल के थ्रू समझना चाहें तो कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे आप किसी कमरे में बैठ करके अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं, जहां कहीं भी बैठे हुए हैं आप, ठीक है। तो उस कमरे का अगर आप लाइट ऑफ कर देंगे तो क्या कोई चीज आपको दिखाई देगा क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन वही अगर आप उस कमरे के लाइट को क्या कर देते हैं, ऑन कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, वो चीज जो भी कमरे में अवेलेबल होगी आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। चाहे वो चेयर हो, चाहे वो फैन हो, चाहे वो बुक्स हो, चाहे वो कॉपीज हो, पेन हो, कुछ भी एक्सेट्रा, कुछ भी चीज जो भी रखा होगा कॉपी कमरे के अंदर, आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। यानी कि कब हम देख पाए, किसकी मदद से देख पाए, जब लाइट वहां पे प्रेजेंट है तभी हम लोग चीजों को देख पा रहे हैं। इसका मतलब अगर हमें डेफिनेशन देना हो लाइट का, तो हम कैसे देख पाएंगे, किस तरह से समझ पाएंगे? तो चलिए समझते हैं लाइट के डेफिनेशन को। तो क्या लिखने जा रहे हैं हम लोग, डेफिनेशन ऑफ लाइट। क्या है ये? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए form of energy which gives us sensation of sight। मतलब क्या हुआ, लाइट एक इस तरह की एनर्जी है जो हमें क्या कर रहा है, चीजों को देखने में मदद कर रहा है। अगर ये लाइट ना रहे तो हम चीजों को देख नहीं पाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है स्टूडेंट्स, हमारा आता है नेचर ऑफ लाइट। लेकिन उसको जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये जानेंगे, क्या स्टूडेंट्स आप सब कुछ यूनिवर्स में होने वाली जैसे फिनोमेना है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, रेडनेस ऑफ स्काई ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज, एंड आपने एक चीज और देखा होगा, स्काई ब्लू क्यों होता है, क्लाउड्स व्हाइट क्यों होते हैं, ये जो स्टार्स है ट्विंकल क्यों करते हैं। तो इन सब चीजों के पीछे कुछ न कुछ ऐसे फिनोमेना है जो कि हम लोग समझेंगे और जानेंगे कि क्या टर्म आते हैं रिफ्लेक्शन के, कैसे रिफ्रैक्शन हमें हेल्प करता है, किस तरह से स्कैटरिंग फिनोमेना, किस तरह से डिस्पर्सन फिनोमेना इन सब चीजों के पीछे रिस्पॉन्सिबल है। तो एक एक करके लाइन बाय लाइन हम लोग सीक्वेंस में जो भी जैसा टॉपिक आएगा हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और आप इसे रियल लाइफ में फील करते हुए चलेंगे, ठीक है। हमें उम्मीद है कि हम इस चैप्टर में बहुत ही ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं नेचर ऑफ लाइट। ये जो नेचर है लाइट का, ये कैसा नेचर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ लाइट। ये क्या होता है भाई? तो अगर इसके हिस्ट्री में जाकर के देखा जाए तो इसके पीछे बहुत से फिजिसिस्ट आए हैं, बहुत से साइंटिस्ट आए हैं, बहुत से एस्ट्रोनॉमर आए हैं और उन्होंने अपने अपने व्यू को दिया है। उसी में जो सबसे पहला व्यू आता है स्टूडेंट्स 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में एक फिजिसिस्ट है, उनका नाम है आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन। हमें उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सबने इनका नाम सुन रखा है,
कहीं ना कहीं कभी ना कभी अगर आपने साइंस पढ़ा है और आप साइंस के स्टूडेंट्स तो आपने कहीं ना कहीं इनका नाम जरूर सुना होगा। ठीक है जी। तो इन्होंने एक अपना बुक पब्लिश किया, उसका नाम था ऑप्टिक्स। क्या नाम था बुक का? इनका जो बुक पब्लिश किया इन्होंने, ठीक है, उन्होंने उसमें बुक का नाम क्या रखा था? ऑप्टिक्स। ठीक। इस बुक में इन्होंने लाइट को पार्टिकल के फॉर्म में माना। क्या माना है? लाइट जो कैसा नेचर शो करता है, लाइट का जो नेचर है स्टूडेंट्स, यहां पर इन्होंने कहा कि ये पार्टिकल नेचर को शो करता है। और इसको इन्होंने क्या बताया? कार्पस्क्यूलर थ्योरी के नाम से बहुत ज्यादा फेमस हो गया। कार्पस्क्यूलर थियरी के नाम से बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ। और इनके इस थियरी को बहुत से फिजिसिस्ट उस टाइम के जो भी थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। बाद में 1678 में एक और फिजिसिस्ट थे जो कि डच फिजिसिस्ट थे, जिनका नाम क्या था? क्रिश्चियन हाइगेंस। कौन थे स्टूडेंट्स? 1678 में एक डच फिजिसिस्ट थे जिनका नाम क्या था? इनका नाम क्या था? क्रिश्चियन हाइगेंस। इन्होंने एक नई थ्योरी प्रपोज की जो क्या नाम कहलाता है? वेव थियरी। क्या प्रपोज किया स्टूडेंट्स? वेव थियरी को प्रपोज किया। और इन्होंने इसमें कहा कि जो लाइट है वो वेव नेचर को शो करता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक तरह से लोगों के बीच में ये होने लग गया किसको सही माने और किसको गलत माने। बाद में फिर एक और फिजिसिस्ट आए, उनका नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल साहब आए और उन्होंने क्या कहा स्टूडेंट्स कि जो लाइट है वो क्या है? बाद में एक और साइंटिस्ट आए, फिजिसिस्ट आए, मैक्सवेल ने क्या कहा कि जो लाइट है क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है? लाइट कैसा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि क्या करता है? ट्रेवल करता है विद द स्पीड ऑफ 3 into 10 to 8 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 into 10 to पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इस स्पीड से वो क्या करता है? ट्रेवल करता है। ठीक है ना। तो इन्होंने ये चीजों को बताया। फिर बाद में इन्होंने तो थ्योरेटिकल इस चीज को बताया। बाद में इनकी बात को एक और फिजिसिस्ट थे जिनका नाम क्या था? हर्ट्ज। जी हाँ, हर्ट्ज जी ने इनकी बात को, जो मैक्सवेल ने कहा था कि जो लाइट क्या है? लाइट क्या है? एक ईएम वेव है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है ना। किसने कहा था? ये कहा था आपका मैक्सवेल साहब ने। लेकिन बाद में इनकी बात को किसने सपोर्ट किया? और एक्सपेरिमेंटली सपोर्ट ही नहीं किया बल्कि प्रोड्यूस किया और साथ ही साथ उसको एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी दिखाया कि जो हर्ट्ज जी थे इन्होंने क्या कहा कि जो लाइट है वो ईएम वेव प्रोड्यूस करके इन्होंने दिखाया भी और साथ ही साथ उस सिग्नल को डिटेक्ट करके भी दिखाया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके भी दिखाया। तो इन्होंने क्या सपोर्ट किया? इन्होंने सपोर्ट किया कि जो लाइट है वो कैसा नेचर शो किया है? वेव नेचर शो करता है। और उसके आधार पे इन्होंने उस टाइम पे जितनी भी फिनोमेना अवेलेबल थी लाइट के साथ, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब जो फिनोमेना पता था उस टाइम पे लोगों को जानकारी में थी, इसको वेव नेचर मानते हुए इन्होंने प्रूव भी किया था। फिर बाद में होता है एक चीज और आया, एक साइंटिस्ट और आए, उनका नाम था आइंस्टीन साहब ने कहा कि जी नहीं, अगर हम केवल वेव नेचर मान करके चलेंगे तो एक फिनोमेना ऐसे भी होते हैं, हम लोग क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? फोटो इलेक्ट्रिक
इफेक्ट, ये वही इफेक्ट है स्टूडेंट्स जो कि आजकल सोलर पैनल जो होते हैं ना उसमें यूज किया जाता है। इसमें होता क्या है कि जब भी कोई लाइट रे किसी भी जो कि तो जो सोलर सेल होता है जब उसके ऊपर लाइट रे इंसिडेंट हो रहा होता है तो फिर क्या होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। और ये फिनोमेना तभी हो सकता है जब हम लाइट को क्या माने, पार्टिकल नेचर को माने। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन ओनली प्रूव्ड विथ जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था कैन ओनली बी प्रूव्ड विथ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, जो लाइट का पार्टिकल नेचर है उसी से केवल प्रूव किया जा सकता था। तो अब यहाँ पे एक कंक्लूजन निकाला गया। क्या हुआ, एक कंक्लूजन निकाला गया और कंक्लूजन ये था कि जो लाइट है इसके नेचर को क्या माना जाएगा, ड्वेल नेचर माना जाएगा। लाइट का नेचर होगा वो क्या होगा, ड्वेल नेचर होगा। तो हमें कुछ इस तरह से लिखना चाहिए, नेचर ऑफ लाइट, यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल करके आया, ड्वेल नेचर। क्या है स्टूडेंट्स, ड्वेल नेचर। ड्यूअल नेचर में क्या क्या आता है, ड्यूअल नेचर में एक आता है आपका पार्टिकल नेचर, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, वेव नेचर। जब लाइट ट्रेवल करता है तो उस टाइम पे कौन सा फिनोमेना शो करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर को। किस टाइम पे शो करता है, ये जब लाइट ट्रेवल करता है। लाइट ट्रेवल एज ईएम वेव। और जो पार्टिकल नेचर है ये कब कहा जाएगा स्टूडेंट्स, पार्टिकल नेचर कब कहा जाएगा, पार्टिकल नेचर तब कहा जाएगा जब लाइट का क्या होगा, इमिशन होगा और एब्जॉर्प्शन होगा। When light is emitted and absorbed, तो हम लोग पार्टिकल नेचर कब यूज करेंगे, जब लाइट हम लोग एमिट कर रहे हैं कहीं पे या फिर एब्जॉर्ब हो रहा होगा तो उस टाइम पे क्या कैसा नेचर शो करेगा, ये पार्टिकल नेचर को शो करेगा। और जब लाइट क्या कहते हैं ट्रेवल करेगा तो उस टाइम पे क्या होगा, ये वेव नेचर को शो करेगा। तो ये इस तरह से कंक्लूजन निकल कर गया है, लाइट का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, ड्यूअल नेचर होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे कुछ टर्म्स जो कि स्लाइड चैप्टर हम लोग यूज करेंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हेडिंग लिखेंगे सम टर्म्स रिलेटेड टू लाइट। कुछ टर्म जो कि लाइट से रिलेटेड हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आता है स्टूडेंट्स यहाँ पर सोर्स क्या होता है। सोर्स क्या होता है, तो सोर्स उस चीज को कहेंगे जहां से कोई चीज ओरिजिनेट हो रहा होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, सोर्स कहेंगे। तो अगर हमें डिफाइन करना हो सोर्स को तो क्या कहेंगे, ए बॉडी विच एमिट्स a body which emits light in all directions is called source of light। तो टाइप के बारे में जानेंगे सोर्स के। तो जो सोर्स का टाइप होता है वो क्या होता है, टू होता है। तो टाइप्स ऑफ सोर्स हम लोग जानेंगे। टाइप्स ऑफ सोर्स से कितने होते हैं, टू काइंड्स होते हैं। कौन कौन सा, पहला ल्यूमिनस या फिर इसी को सेल्फ ल्यूमिनस के नाम से भी जाना जाता है।
सेकंड आता है आपका नॉन ल्यूमिनस। तो जो टाइप्स ऑफ सोर्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, ल्यूमिनस या फिर सेल्फ ल्यूमिनस, और दूसरा हो जाता है नॉन ल्यूमिनस। तो चलिए एक एक करके डेफिनेशन को देखते हैं हम लोग। ल्यूमिनस में क्या आता है, पहले हम लोग हेडिंग लिखेंगे ल्यूमिनस और सेल्फ ल्यूमिनस। ल्यूमिनस और सेल्फ ल्यूमिनस ये सोर्स क्या होते हैं। द सब्सटेंस, द बॉडी which emits light of its own is called luminous or self luminous source। इसके जो एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, क्या क्या है आपका, सन हो गया, और क्या हो गया, इलेक्ट्रिक आर्क। आपने कहीं पे देखा होगा चिंगारी निकलते हुए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क, या फिर कैंडल जलता हुआ आपने देखा होगा। ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं ल्यूमिनस या फिर सेल्फ ल्यूमिनस के। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है, सोर्सेस जिनका अपना खुद का लाइट नहीं होता है बल्कि वो दूसरे की लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉन ल्यूमिनस रिसोर्सेस कहेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा जो मून है ये अपना खुद का लाइट नहीं होता है इसके पास, ये क्या करता है, जो सन का लाइट है इसके ऊपर आ रहा होता है, ये इसको रिफ्लेक्ट कर देता है एनवायरनमेंट में, और इस तरह से फिर हमें वो मून जो है दिखता है। आगे बात समझ में। ऐसे ही जैसे कि टेबल हो गया, पेपर हो गया, ये सब क्या इनका खुद का अपना कोई लाइट है, जी नहीं। ये क्या कर रहे होते हैं, जो भी कमरे में लाइट आ रहा होता है, चाहे वो सन का लाइट आए, चाहे वो बल्ब का लाइट आए उस कमरे में, उस लाइट को क्या करते हैं, ये उनके ऊपर जो पड़ता है उसको क्या करते हैं, ऑल डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करते हैं, वही हमारी आंखों में जाता है और फिर वो चीज हमें दिख रहा होता है। आगे बात समझ में। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, नॉन ल्यूमिनस रिसोर्सेस। नॉन ल्यूमिनस सोर्सेस ये क्या होते हैं भाई, नॉन ल्यूमिनस सोर्स में क्या क्या आता है, द बॉडी which do not emit light is called non-luminous source। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एग्जाम्पल देना हो तो क्या क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, जो मून हमें दिखाई देता है उसका अपना खुद का लाइट नहीं है, पेपर जो कि हम लोग यूज करते हैं लिखने के लिए या पढ़ने के लिए, उसका अपना खुद का लाइट नहीं है, ठीक है ना। टेबल, ऐसे लिखा जाए तो बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे स्टूडेंट्स, आप लोग समझ सकते हैं इन चीजों को एग्जाम्पल के थ्रू, बस हमने एक दो लिख दिया है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, नॉन ल्यूमिनस सोर्स। मीडियम का मतलब हम लोग यहाँ पे, बस यहाँ पे मतलब होगा कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसके थ्रू लाइट आसानी से ट्रेवल करके जा सके या प्रोपोगेट कर सके। तो मीडियम कैसे डिफाइन करेंगे, एनी सब्सटेंस through which light can propagate। यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रोपोगेट का मतलब होता है चलना, प्रोपोगेट इजिली, प्रोपोगेट मतलब ट्रेवल से है। एनी सब्सटेंस थ्रू विच लाइट कैन प्रोपोगेट इजिली is called मीडियम। कोई भी सब्सटेंस जिसके थ्रू लाइट आसानी से चल करके चला जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, मीडियम कहेंगे। अब यहाँ पे मीडियम भी स्टूडेंट्स
तीन तरह के होते हैं। कौन कौन सा? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे आता है वो क्या आता है? टाइप्स ऑफ मीडियम। और ये क्या है आपका? पहला आता है ट्रांसपेरेंट, दूसरा क्या आता है? ट्रांसल्यूसेंट, और तीसरा क्या आता है स्टूडेंट्स? ओपेक। ठीक है, ये हमारे मीडियम। अब हम लोग एक एक को यहाँ से डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रांसपेरेंट, मीडियम, इसको अगर हमें डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? द मीडियम through which light can propagate easily। फॉर एग्जाम्पल आपका ग्लास हो गया। ग्लास है, ये कैसा मीडियम है? ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है ना, जिसके थ्रू क्या कर सकता है? लाइट आसानी से जा सकता है, चल सकता है बिना बिना किसी रुकावट के। यहाँ पे जो प्रोपोगेट है इसका मतलब क्या होता है? चलना, यानी आसानी से चल करके जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ग्लास हो गया। अब दूसरा आता है आपका ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट मीडियम, ठीक है, इसमें क्या होगा आपका? अगर डेफिनेशन लिखे तो द मीडियम थ्रू विच light can propagate partially, एक ऐसा मीडियम जिसके थ्रू क्या करे? लाइट पार्शियली प्रोपोगेट कर सके, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांसल्यूसेंट। फॉर एग्जाम्पल ग्राउंडेड ग्लास, पेपर, ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल है। आप इसमें ग्लास के साथ साथ इसमें एक और ऐड कर सकते हैं, वाटर भी आपका क्या होगा? ट्रांसपेरेंट में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा ट्रांसपेरेंट मीडियम और ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। अब नेक्स्ट हमारा जो आता है वो क्या आता है स्टूडेंट्स? थर्ड, ओपेक। द मीडियम, अगर इसका डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? द मीडियम थ्रू विच light cannot propagate easily is called opaque medium। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें, तो यहाँ पे आपका जो वुड हो गया, ठीक है ना, और कोई भी चीज जैसे लगा सकते हैं आप, प्लास्टिक,
है ना, स्टोन, कुछ इस तरह से जो भी हार्ड चीजें हैं ये सब क्या हो जाएंगे, ओपेक मीडियम। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो तीनों मीडियम की कैटेगरी है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक, समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, रे क्या होता है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें लाइट चैप्टर हम लोग यूज करेंगे वो क्या है, रे। तो अगर हमें रे को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे, कुछ इस तरह से, द स्ट्रेट लाइन पाथ through which the straight line path through which light travels in a medium is called ray। उसे हम लोग क्या कहेंगे, रे कहेंगे। ठीक है ना। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं रे को, इट इज डिनोटेड बाय स्ट्रेट लाइन it is noted by a straight line with arrowhead। यानी कि इसको जो डिनोट किया जाता है किस तरह से होता है, डिनोट करते हैं हम लोग कुछ इस तरह से, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन पाथ बना देते हैं और यहाँ पर एक एरो लगा देते हैं और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रे कहेंगे। ये हमारा रे को डिनोट करने का तरीका होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा रे। अब नेक्स्ट आता है बीम क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसी में, बीम क्या होता है। तो अगर हमें बीम को डिफाइन करना, जैसे कि अभी एक सिंगल पाथ जहाँ पे लाइट ट्रेवल करके जा रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रे कहेंगे। लेकिन जब ये मल्टीपल रेस एक साथ कंबाइन होकर के चलेंगी तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं, रे कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कोई हम लोग टॉर्च को ऑन करते हैं, टॉर्च को ऐसे जलाते हैं तो आपने देखा होगा पूरा एक लाइट का पूरा कॉम्बिनेशन, पूरा ग्रुप ही एक साथ ट्रेवल स्ट्रेट लाइन पाथ में पूरा ग्रुप जाता है, वही क्या कहलाता है, बीम कहलाता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ, और आसान डेफिनेशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ rays is called beam। क्या कहेंगे, जो कॉम्बिनेशन होता है रेस का उसको हम लोग क्या कहते हैं, बीम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये एक सिंगल रेस, एक दूसरा रेस और आ गया इस तरह से, ये जो पूरा एक कंबाइंड ग्रुप होगा, ये पूरा जो कंबाइंड ग्रुप होगा कुछ इस तरह से, ठीक है ना, ऐसे एक साथ चल रहा होगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, बीम कहेंगे। ठीक है ना। इसको हम लोग एक साथ ऐसे कंबाइन कर दें, इनका ग्रुप जो होगा ये क्या कहलाएगा, बीम कहलाएगा। तो कुछ इस तरह से इसी को हम लोग क्या कहेंगे, बीम कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं आपको रे और बीम के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि पेंसिल क्या होता है। तो ये जो पेंसिल है स्टूडेंट्स, आप जो लिखते हैं ये वो नहीं है, यही जब लाइट रे है जो चल रहा होता है जब बीम के फॉर्म में, तो ये आपने कभी देखा होगा जैसे कि कभी कभी लाइट एक दूसरे को जाकर कहीं पे मीट कर रही होती है, कभी कभी डाइवर्ज हो रही होती है और कभी कभी क्या होती है एक साथ पैरेलल चल रही होती है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेंसिल कहते हैं। तो अगर डेफिनेशन समझना होगा तो कैसे समझेंगे हम लोग, कुछ इस तरह से, ए नैरो बीम ऑफ लाइट, ए नैरो बीम ऑफ रेज, ए नैरो बीम ऑफ रेज इज कॉल्ड पेंसिल। जो नैरो बीम होता है रेस का वही क्या कहलाता है, पेंसिल कहलाता है। ये पेंसिल जो होते हैं 3 काइंड्स के होते हैं। पेंसिल आर ऑफ 3 काइंड्स। कौन कौन से काइंड्स हो गए इनका, पहला जो इसमें पहला आता है स्टूडेंट्स वो क्या है,
कन्वर्जेंट। ये क्या होता है? अगर हमें कन्वर्जेंट पेंसिल के बारे में जानना है तो कैसे लिखेंगे? इट इज ए पेंसिल in which width of the pencil goes on decreasing as the beam goes फॉरवर्ड। कहने का मतलब जैसे जैसे लाइट आगे चलता है, जो बीम है लाइट का वो क्या करता है, आगे की तरफ बढ़ते रहता है। तो जो ये लाइट का जो बीम का जो विड्थ है, ये क्या हो रहा है, ये डिक्रीज होते जा रहा है और ये लगता है कि किसी एक पॉइंट पे जाकर के आगे मिलेंगे। इस तरह का जो बीम होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? कन्वर्जेंट कहेंगे, कन्वर्जेंट पेंसिल कहेंगे, कन्वर्जेंट पेंसिल कहते हैं स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हमारा जो है इसके बाद आता है वो क्या आता है? डाइवर्जेंट पेंसिल। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी में हमारा जो नेक्स्ट टाइप है पेंसिल का वो क्या आता है आपका? डाइवर्जेंट पेंसिल। सेम डेफिनेशन उसी तरह से रहेगा। इट इज ए पेंसिल, इट इज ए काइंड ऑफ पेंसिल, इट इज ए काइंड ऑफ पेंसिल in which the width of beam goes on increasing as the beam goes forward, या लिख लीजिए moves forward, और ज्यादा अच्छा लगेगा ये स्टेटमेंट, moves forward। तो ये था आपका डाइवर्जेंट पेंसिल और ये जो दिखता है कुछ इस तरह का दिखता है। चलिए उसको समझ लेते हैं कैसे दिखता है ये जो है कुछ इस तरह से ऐसा लगता है। अगर बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो ऐसा लग रहा है कि ये कहीं पे मिल रहा है, लेकिन अगर हम लोग फॉरवर्ड आगे की तरफ देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, इसका जो विड्थ है वो क्या होता जा रहा है। देखिए ऐसा लग रहा है पीछे कहीं से ओरिजिनेट हो रहा है और ये आगे तरफ बढ़ता चला जा रहा है। तो इस तरह का जो बीम होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? डाइवर्जेंट पेंसिल कहेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? डाइवर्जेंट पेंसिल कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। इसका एक काइंड और होता है, वो क्या होता है? पैरेलल। नेक्स्ट जो तीसरा है इसमें कौन सा होता है स्टूडेंट्स? पैरेलल। It is a kind of pencil. It is a kind of pencil in which width of the pencil beam remains constant throughout तो ये इस तरह का पेंसिल है जिसमें क्या होता है, जो बीम होता है क्या होते हैं दूसरे के पैरेलल होते हैं और ये चेंज नहीं होता। यहाँ पे जो विड्थ है इस तरह का जो बीम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलल कहेंगे, पैरेलल पेंसिल कहते हैं। ये पैरेलल कैटेगरी का पेंसिल है। तो उम्मीद करते हैं जो काइंड्स ऑफ पेंसिल होता है स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा।
जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इमेज। तो चलिए जानते हैं इमेज क्या होता है। तो ये जो इमेज फॉर्म होता है कब फॉर्म होता है, हम सभी ने कब जब भी कहीं हमें आना जाना होता है, स्कूल के लिए हम लोग तैयार हो रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग लुकिंग ग्लास में जाते हैं, देखते हैं और अपने बाल को कंघी करते हैं। जो मैं खुद अपने आप को देख रहा हूँ, मैं तो ऑब्जेक्ट हो गया, और जो मेरा इमेज उस लुकिंग ग्लास के अंदर बन रहा है वो क्या कहलाएगा, इमेज कहलाएगा। तो चलिए जानते हैं, इसका डेफिनेशन लिखते हैं। इमेज क्या होता है? An image is a point or plane to which rays are converged or from which they are appear to diverge after reflection or refraction of light। तो जो हमारा इमेज होता है वो क्या होता है, यह एक ऐसा पॉइंट होता है, किसी भी कोई पॉइंट भी हो सकता है या कोई प्लेन जहाँ पे हो सकता है। ये रेस क्या होती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं, यानी ये दूसरे से क्या करती हैं, जाकर के मिलती हैं, या फिर उस जगह से, ठीक है ना। वर्चुअल के केस में क्या होगा, अपीयर टू डाइवर्ज, यानी वहां से क्या होती है, निकलती प्रतीत होती हैं। तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, इमेज कहेंगे, चाहे रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन के बाद। जैसे कि यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए, ठीक है। तो अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है आपका, लाइट रे ऐसे निकल कर गया यहाँ से, ये यहाँ पे कुछ इस तरह से, अब लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं थोड़ा बहुत। ये कुछ इस तरह से हो रहा है, यहाँ से पॉइंट निकल करके जा रहा है, और यहाँ से भी कुछ इस तरह से गया, और लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते कुछ इस तरह से निकल जाएगा। लेकिन अभी आगे तो यहाँ पे कहीं मिल नहीं रहा है, तो हम इसी जो यहाँ से लाइट रे ऐसे गया, और ये कोई मिरर है यहाँ पर, आगे बात समझ में। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए कुछ इस तरह से निकल जाएगा। यहाँ पर भी क्या, लाइट रे ऐसे आया और ये क्या कहते हैं, ऐसे रिफ्लेक्ट करते हुए निकल गया। तो अब ये कहीं ना कहीं जाकर के इसका तो इमेज बनाना ही चाहिए इसे ना। तो अगर ये मिरर का केस है, तो अगर ये आगे तो मिल नहीं रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया लाइट रे, तो इसको हम लोग बैकवर्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या, कुछ इस तरह से आगे से प्रोड्यूस हम लोग कर देंगे, इसको भी इस तरह से कुछ प्रोड्यूस कर देंगे, और ये जहां पर जाकर के मिलेगा एक दूसरे को, यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉइंट ओ का इमेज बन गया ओ डैश पर। ये क्या हो जाएगा आपका, ओ ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, इमेज कहलाएगा। स्टूडेंट्स, हमने अभी एक वर्ड का यहाँ पे यूज किया है, रिफ्लेक्शन। ये जो रिफ्लेक्शन वर्ड है आगे अभी समझ में आ जाएगा इसी चैप्टर में, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए इतना समझिए, लाइट से यहाँ पे ऐसे ओरिजिनेट हुआ, ठीक। अगर ये प्लेन मिरर का केस है जो कि हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे आगे जाकर ये क्या कर रहा है, ये मिल जा रहा है एक पॉइंट पे। हमने क्या कहा था, डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइट डाइवर्ज तो हो गया, तो आगे कहीं तो मिल नहीं रहा है, तो इसको हम लोग क्या कीजिए, बैकवर्ड प्रोड्यूस करिए ले जाकर के, तो जाके क्या हो रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो जहां से लाइट डाइवर्ज हो रहा है, तो उस पॉइंट पर क्या हो रहा है, इसका इमेज बन रहा है। हो सकता है अगर यही लेंस का केस अगर हम लोग ले लें, यहाँ पर अगर कोई लेंस होगा, यहाँ पे एक, यहाँ पे लेंस का केस ले लेते हैं हम लोग समझने के लिए, कि यहाँ पे हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक। यहाँ पे इस तरह से रखा हुआ है, और पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पर है हमारा, यहाँ से लाइट ऐसे चल करके जा रहा है, ठीक। ये क्या करता है, किसी एक पॉइंट पे जा करके मिल रहा होता है। ये जिस पॉइंट पे जा करके मिलेगा वही क्या कहलाएगा, इसका इमेज कहलाएगा। अगर ये आपका ऑब्जेक्ट ओ है, ये इसका इमेज क्या कहलाएगा, ओ डैश कहलाएगा। ये इसका इमेज होगा, और ये क्या कहलाएगा, इसका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। कुछ इस तरह से इमेज फॉर्म होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, यहाँ पे लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो रहा है, जाकर के मीट कर रही हैं, और यहाँ पे लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ से ओरिजिनेट होती प्रतीत हो रही हैं। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, इमेज कहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। लोग अभी तक पढ़े इमेज, इसके आगे हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, इमेज के टाइप।
तो इमेज जो होता है स्टूडेंट्स, इसके टाइप्स क्या क्या है? तो इमेज का जो टाइप है वो क्या है? टाइप्स ऑफ इमेज, इसके दो टाइप होते हैं स्टूडेंट्स। कौन कौन सा? रियल इमेज और दूसरा क्या होता है? वर्चुअल इमेज। क्या होता है स्टूडेंट्स? रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो ये क्या है? दो टाइप है। अब देखिए रियल इमेज कब फॉर्म होगा और वर्चुअल इमेज कब फॉर्म होगा। तो आपके सामने ये डायग्राम मैंने जो कभी बनाया था, यही है आपका एग्जांपल का केस। रियल इमेज में क्या होता है स्टूडेंट्स? जब लाइट एक्चुअली क्या होते हैं, किसी एक पॉइंट पे जाकर के मिल जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? रियल इमेज। तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो क्या फॉर्म हो रहा है स्टूडेंट्स? ये रियल वाला फॉर्म हो रहा है। कैसा फॉर्म हो रहा है? ये रियल वाला फॉर्म हो रहा है। और यहाँ पे जो इमेज, यहाँ पे क्या हो रहा है? जा तो रहा है, एक्चुअल में नहीं मिल रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ओरिजिनेट होते हुए आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये appear to meet, मिलता हो, प्रतीत हो रहा है। तो ये जो इमेज बनेगा वो कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल इमेज होगा। तो ये दो है इमेज। रियल इमेज आपका एग्जांपल अगर आपको देखना हो तो कहाँ देखेंगे? जो आप लोग सिनेमा हॉल में जाते हैं वहां पे जो प्रोजेक्टर पे इमेज देखने को मिलता है वो कैसा होता है? रियल इमेज होता है। और ये जो वर्चुअल इमेज आप लोग जैसा कि डेली लुकिंग ग्लास में आप लोग देखते हैं, जब बाल कंघी करते हैं तो कैसा इमेज होता है? वर्चुअल इमेज होता है। डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज, यहाँ से आपको डेफिनेशन भी अच्छे से मिल जाएगा। एक तरफ रहेगा हमारा रियल इमेज और दूसरी तरफ वर्चुअल इमेज। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं अब? डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। जो पहला पॉइंट होगा वो क्या होगा हमारा? रियल इमेज का। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, इट कैन बी obtained on the screen। जो वर्चुअल इमेज होगा इसे हम लोग, इसका जो पहला पॉइंट होगा क्या लिखेंगे? इट कैन नॉट बी obtained on the screen, इट कैन नॉट बी obtained on the screen। यानी कि इसे हम लोग, जो आप लोग सिनेमा हॉल में देखते हैं, जो लगा होता है वहां पे पर्दा, जो वहाँ पे स्क्रीन लगा होता है, उस पर जो ऑब्टेन कर सकते हैं वो कैसा इमेज होता है? रियल इमेज होता है। या फिर आपके स्कूल में अगर स्मार्ट क्लास लगा है तो वहाँ पर भी एक प्रोजेक्टर लगा होता है, तो वहाँ पे जो स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट इमेज बन रहा है, जो वीडियो चल रहा होता है, वो कैसा होता है? रियल इमेज होता है। और जो आप अपने घर के लुकिंग ग्लास में देखते हो कैसा होता है? वर्चुअल इमेज होता है। नेक्स्ट, इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। जो रियल इमेज होगा स्टूडेंट्स तो कैसा होगा? हमेशा इन्वर्टेड रहेगा। जो वर्चुअल इमेज होगा ये कैसा होगा? इट इज ऑलवेज इरेक्ट। अगर ये उल्टा होता है तो ये कैसा होता है? सीधा होता है। तीसरा हम लोग जो यहाँ पे डिफरेंस लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय डार्क पेन और पेंसिल इन रे डायग्राम। और ये जो वर्चुअल इमेज होता है कैसा हमेशा डिनोट किया जाता है? इट इज डिनोटेड बाय डॉटेड या फिर डैश्ड भी कह सकते हैं, लाइन इन रे डायग्राम। यानी कि जब हम लोग रे डायग्राम बना रहे हैं तो उस टाइम पे हम लोग जो रियल इमेज होता है उसे डार्क पेन से या डार्क पेंसिल से बनाते हैं। और ये कैसा बनाया जाता है? डैश्ड या फिर
डॉटेड लाइन का यूज करते हैं वर्चुअल इमेज को बनाने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो डिफरेंस है ये समझ में आपको आ गया होगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, स्टूडेंट्स बोर्ड के एग्जाम में, तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में।